साला मैं तो साहब बन गया, अरे साला मैं तो साहब बन गया, ए साहब बन के कैसा तन गया। ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का। साला मैं तो साहब बन गया, ए साहब बन के कैसा तन गया। ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का। नमस्कार, सिटी न्यूज के खास फोरम न्यूज ऑफ द डे पर आज एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस हफ्ते की सबसे गर्म खबर रही, या कहा जाए पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाली अगर इस हफ्ते की कोई खबर रही तो वो रही इंदौर के महापौर और प्रथम नागरिक कृष्ण मुरारी मोघे के इस्तीफे की नौटंकी की। साफ तौर पर 8 घंटे तक ये ड्रामा चला। पहले मोघे जी को मनाने की कोशिशें चली, रूठने मनाने का दौर चला, और देर शाम मंत्री जी यानी कि काबीना मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के पहुंचने के बाद ही आखिरकार महापौर मोघे माने। किस तरह से मोघे जी आहत हुए, आखिर क्यों इस्तीफा दिया, इस पूरे मामले की सर्जरी करेंगे और बात करेंगे आगे आने वाले नगरीय निकाय चुनाव की, किस तरह से राजनीतिक दलों ने आगामी चुनाव को लेकर अपनी कमर कस ली है। इस खास फोरम पर हमारे साथ 3 खास मेहमान आज जुड़ेंगे। तीनों ही खास मेहमानों से सबसे पहले आपका परिचय करा दें। हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर शहर की पूर्व महापौर और भारतीय जनता पार्टी की नेत्री डॉक्टर उमाशंकर शर्मा जी। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के एकमात्र विधायक श्री जीतू पटवारी जी। जीतू जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और खासतौर पर अपनी खरी खरी कहने के लिए मशहूर भारतीय जनता पार्टी के नेता उमेश शर्मा भी मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है उमेश जी। तीनों ही खास मेहमानों से उनकी बेबाक राय जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जनता किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को देख रही है। आखिर क्यों साहब पहले नाराज हुए, साहब के रूठने के बाद उन्हें मनाने का दौर चला, और आखिर में सभी नेताओं को एक सुर में कहना पड़ा, साहब जरा सॉरी। इस सॉरी को कैसे साहब ने स्वीकार किया। सबसे पहले बात करते हैं पूर्व महापौर डॉक्टर उमाशंकर शर्मा जी से कि आखिर महापौर की कुर्सी पर रहते हुए किस तरह से चुनौतियां रहती हैं, किस तरह से राजनीतिक दबाव रहता है, और कैसे आखिर एक महापौर का 24 घंटा बीतता है। क्या कभी उनके कार्यकाल में भी ऐसा पल आया कि इस्तीफा देने का मन हुआ? क्योंकि अक्सर ऐसा देखने में आता है कि महापौर की कुर्सी पर रहते हुए कई सारी जिम्मेदारियां हैं, कई सारी समस्याएं हैं, कई सारी चुनौतियां हैं। मैडम, सबसे पहले आपका क्या अनुभव है? 5 साल आपने सफलतापूर्ण महापौर के तौर पर सेवा की इंदौर शहर की। क्या लगता है आखिर साहब के इस्तीफे की वजह क्या होगी? देखिए, क्या होता है जब महापौर हुआ या पार्षद हुआ, ये 2 जनप्रतिनिधि ऐसे होते हैं कि इनका सीधा जनता से जुड़ा होता हैगा। हर समस्या, चाहे सुबह जब वो बिस्तर से उठता है और रात को सोते तक, वो महापौर और पार्षद को याद करता है और उनसे अपनी बात कहता है। ऐसे समय में अभी पानी का संकट, ये परेशानियां, बहुत सारी परेशानियां निर्मित हुई, और उसके साथ साथ ऐसा लगा क्योंकि अभी चुनाव चल रहे थे, चुनाव के साथ आचार संहिताएं थी, आचार संहिताओं के रहते बहुत सारे कार्य शुभारंभ नहीं हो पाए, और बहुत सारे कारण रहे कि सब तरफ से जनप्रतिनिधियों का दबाव प्लस जनता का दबाव, इन सब दबावों के कारण कभी कभी एकदम ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है कि सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ये बहुत एक कठिन कार्य है, और कभी कभी एक उस पर आकर पिक पर आकर ये काम हो जाता है। बिल्कुल, मतलब साहब के इस्तीफे के पीछे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा काम का बोझ भी था, या कहा जाए जो जनता से जुड़े काम थे वो नहीं कर पाने का मलाल भी था। ठीक, ये था कि मतलब जनता जिस तरह चाहती थी उस समय हम मतलब दे न पाए, और आचार संहिता समाप्त होने के बाद था ही कि वो सब काम होने वाले हैं और करेंगे, पर अब उस समय कुछ ऐसी स्थितियां निर्मित हुई कि उन्हें ये कार्य करना पड़ा। कांग्रेस के विधायक जीतू पटवारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जीतू जी, क्या मानते हैं आप, विपक्ष में रहने के नाते क्या लगता है साहब के इस घटनाक्रम से कितना नफा कितना नुकसान आप राजनीतिक तौर पर देखते हैं? एक महापौर का इस्तीफा देना और फिर बाद में 8 घंटे बाद उनका मान जाना, इसको किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, मैं तो धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे कि महापौर जी ने इस्तीफा दिया है। कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति जिसको खड़े होकर कोई उन्हीं की पार्टी का मंत्री कहता है कि आपके जितने भी शिष्यस्थ या आपके अधीनस्थ जो काम करने वाले लोग हैं कमीशन लेते हैं, तो जब परिवार के लोग जो उसके साथ काम करते हैं वो 30% कमीशन लेते हैं, तो नेचुरल है वो मुखिया के पास जाता ही है। तो उन्होंने जो एक स्वाभिमानी व्यक्ति ने करना चाहिए वो किया, इसके लिए तो धन्यवाद के पात्र हैं।
पर एक बात देखने में आई कि इस कारण से उनने इस्तीफा दिया। अगर वो इस्तीफा देते खराब सड़कों को लेके, अगर वो इस्तीफा देते चौक चेंबरों को लेके, वो इस्तीफा देते अतिक्रमण को लेके, वो इस्तीफा देते कुत्ते आवारा पूरे इंदौर जिले शहर में घूम रहे हैं उसको लेके, बहुत सी ऐसी समस्याएं सर उठा के खड़ी है, उससे शुद्ध होके अगर देते तो ज़्यादा अच्छा होता। बजाय उन्होंने ये पार्टी के अंदर का मामला है, मैं व्यक्तिगत रूप से इन मामलों में कभी पढ़ता नहीं हूँ, पर जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ, पार्टी से ऊपर उठकर इंदौर शहर की एक तरह से प्रथम नागरिक हैं और उन्हीं को हमने चुना है, मैंने भी चुना है, मेरे भी महापौर हैं। तो मैं समझता हूँ कि इंदौर के लिए एक शर्मनाक दिन था वो पूरा घटनाक्रम। और चूँकि मंत्री जी ने जिस तरीके से कहा कि अधिकारी लेते हैं कमीशन, तो आप कार्रवाई करो, क्यों नहीं हटाया आपने, क्यों कार्रवाई नहीं की, क्यों जेल नहीं भेजा, क्यों मुकदमा नहीं लगाया, कहने से तो काम नहीं चलेगा। तो मैं समझता हूँ पूरा घटनाक्रम कमीशन का खेल था या कमीशन का राज था, इसी कारण इस तरीके की घटनाक्रम हुई। कुछ आगे तो भगवान ही मालिक है, अंदर कमरे में क्या हुआ या भारतीय जनता पार्टी के दोनों पदाधिकारी बैठे हैं ये बता सकते हैं। मैं तो इस पर ज़्यादा बोलना उचित नहीं समझता। 5 जून की तारीख थी और तकरीबन 12 बजे का समय था जब महापौर कृष्ण मुरारी मोघे ने एक मीडिया वार्ता यानी कि प्रेस वार्ता बुलाई और पत्रकारों को अपने 4.5 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाने के साथ उन्होंने ये भी बताया कि कितनी कोशिशें, कितना मेहनत और कितना पसीना उन्होंने शहर के लिए बहाया है। लेकिन बातों ही बातों में अंत की उनकी पंक्तियां थी कि मैंने इन तमाम उपलब्धियों के बाद अब अपना त्यागपत्र सौंप दिया है। इसके बाद पूरे सदन में जो है सन्नाटा सा छा जाता है और फिर घटनाक्रम रूठने मनाने का शुरू होता है। सारे नेता महापौर निवास पर पहुंच जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो विधायक जो कुछ ही दिनों पहले सांसद के समक्ष जाते हैं और नगर निगम में जो उनके काम नहीं हो पा रहे उन्हें लेकर नाराजगी जताते हैं, वो तमाम विधायक महापौर मोघे को मनाने पहुंच जाते हैं और ठीक 8 बजे बाद मंत्री के पहुंचते ही महापौर जी मान जाते हैं और बाकायदा मीडिया में उनका बयान आता है कि जैसे वो पहले काम कर रहे थे वैसे ही करते रहेंगे। आखिर इन 8 घंटों में ऐसा क्या कुछ हुआ, साहब को किन किन लोगों ने सॉरी कहा और कैसे साहब ने उनकी सॉरी पर अपने रूठने की जो पुरानी आदत है उसे गुरेज कर दिया, जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता उमेश शर्मा से। उमेश शर्मा जी, क्या लगता है साहब को सॉरी कहने वालों में क्या आप भी शुमार थे? एक तो आप बहुत स्पष्ट रूप से महेंद्र भाई समझ ले कि ना तो महापौर जी को सॉरी की आवश्यकता थी, ना किसी से उन्होंने सॉरी की अपेक्षा करी थी। ना महापौर जी के प्रति किसी ने उलाहने के भाव से कोई शब्द कहा और ना कोई कह सकता है। बहुत सीधा सा घटनाक्रम है। जिस बात की जिज्ञासा आपने डॉक्टर उमा शशि शर्मा जी और माननीय जीतू भाई से करी है कि महापौर जी ने इस्तीफा क्यों दिया, तो मुझे लग रहा है कि ये इस प्रश्न का समाधान तो महापौर जी ने जब इस्तीफा दिया था उन्होंने खुद कर दिया था। उन्होंने अपने इस्तीफे के साथ जो वक्तव्य दिया था बहुत सीधे, बहुत सरल और बगैर कोई गूढ़ शब्दों में उन्होंने कहा था कि मुझे लगता है कि मेरे अधिकारियों पे ऊपर उंगलियां उठी हैं, उनकी कार्यप्रणाली को लेकर प्रश्न चिन्ह आया है, तो नैतिक रूप से मेरी जवाबदारी भी बनती है और मैं भारतीय जनता पार्टी में विचार आधारित राजनीति को लेकर काम करता रहा हूं। मैंने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में मूल्य आधारित राजनीति करी है और मेरे जैसा मूल्य आधारित राजनीति करने वाला व्यक्ति आज ये महसूस करता है कि अगर अधिकारियों की कार्यप्रणाली ठीक नहीं है तो इस परिवार का, नगर निगम परिवार का मुखिया होने के कारण ये मेरा नैतिक दायित्व बनता है कि मैं इस्तीफा देता हूं। एक बात उन्होंने ये नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने मुझ पर आक्षेप लगाया इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा, तो महापौर जी ने अपने इस्तीफे का कारण स्वयं बताया। दूसरी बात, जिस बैठक को लेके बार बार प्रश्न उठाए जा रहे हैं अधिकारियों के कमीशन को लेके, जैसे माननीय जीतू भाई ने भी कहा, उस बैठक के अंदर चाहे भारतीय जनता पार्टी के विधायक गण हो या हमारी माननीय सांसद जी बैठी थी, स्वयं महापौर जी बैठे थे, अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर चर्चा हुई। इंदौर शहर बड़ा महानगर है, हम सबकी जवाबदेही बनती है, कांग्रेस के मित्रों की भी बनती है, भारतीय जनता पार्टी की भी बनती है, और चूंकि चुनी हुई परिषद हमारी है तो इसलिए हमारा उत्तरदायित्व ज्यादा बनता है। तो अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर हमारे विधायकों की नाराजगी थी, हमारे विधायकों ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर अपनी नाराजगी की अभिव्यक्ति करी थी, इतना सा विषय था। और चूंकि हमारे माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी स्वयं महापौर रहे हैं और इस विभाग के वे मंत्री हैं, तो उन्होंने बहुत कड़े शब्दों में चेतावनी दी थी और चेतावनी भरे शब्दों में कहा था कि नगर निगम में या नगरीय निकाय में जिस प्रकार का खेल चलता है और इस तरह की कमीशनबाजी के आरोप लगते हैं, इन आरोपों से बचना चाहिए।
उन्होंने किसी को चिन्हित और इंगित करके नहीं कहा था कि फला अधिकारी 30% कमीशन ले रहा है या फला अधिकारी 30% कमीशन ले रहा। उनका जो वक्तव्य था उसको बहुत बड़े व्यापक कैनवास पे देखा जाना चाहिए। वो स्वाभाविक रूप से था। अगर राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री के नाते कहते हैं कि हम 1 रुपया बेचते हैं और 15 पैसे नीचे पहुंचता है, तो वो स्वाभाविक रूप से एक जिम्मेदार नेता का वक्तव्य था। और इसी प्रकार मुझे लगता है कि माननीय कैलाश जी का भी जो वक्तव्य था महेंद्र भाई, वो एक जिम्मेदार मंत्री का वक्तव्य था। वे चाहते हैं कि सुधार हो, महापौर जी चाहते हैं कि सुधार हो, हमारे विधायक चाहते हैं कि सुधार हो। जो लगाम है वो तो महापौर जी के ही हाथों में थी। इसीलिए असहज रूप से नेतृत्व भी तो सवाल खड़े करता है। नहीं, महापौर जी ने जिस प्रकार का वातावरण का निर्माण करा है, जिस प्रकार का मुझे लग रहा है कि पिछले 4.5 साल में नगर निगम में एक अनुशासन पर्व आया है, अनूठा अनुशासन पर्व। एक समय था कि हमारे पार्षद हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हो, चाहे हमारे कांग्रेसी मित्र पार्षद हो, उन सबको 4-4, 5-5 वार्डों में पानी के टैंकर की आवश्यकता लगती थी। 200 सवा 2 टैंकर चला कर हमने पानी की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करी है। महापौर जी ने प्रयत्न करा कि क्या हम इसको मिनिमम कर सकते हैं। कांग्रेस के मित्रों को विश्वास में लिया, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को विश्वास में लिया। वो 200 सवा 200 टैंकरों से हम जाके 25-30 टैंकर की संख्या पर पहुंचे। उसमें 4-5 टैंकर हमारे चिड़ियाघर में उपयोग आते, फायर ब्रिगेड में काम आते, तो यहाँ पर हमने मितव्ययिता वापरी। तो महापौर जी ने पहले की एक परंपरा रही कि हम लोग अनेकों उत्सव में और स्वाभाविक रूप से होता है कि चुने हुए जनप्रतिनिधि कोई प्रसंग आता है तो अधिकतम प्रसंगों पर महापौर जी ने ये करा। चूंकि वे भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री भी रहे हैं और विचार दर्शन को लेकर काम करने वाले व्यक्ति रहे हैं, त्यागी पुरुष रहे, तो उन्होंने नगर निगम के अंदर एक अद्भुत अनुशासन पर्व का निर्माण करा। और जो एक अंतिम बात, मैं भी अंतिम बात, हाँ मैं आप ही की बात होता है। देखो क्या है कि कोई मास्टर जब क्लास लेता है ना, तो उदार मास्टर होता है ना, और बच्चों को थोड़ा सा मस्ती गपशप करने देता है, तो बच्चे भी बड़े प्रसन्न रहते हैं कि मास्टर साहब बड़े अच्छे। और कोई कक्षा अध्यापक अगर सख्त होता है ना, और वो सख्ती के साथ काम करता है, तो सारे लोग बोलते हैं कि ये जो हमारा क्लास टीचर है ना, थोड़ा ठीक नहीं है। तो महापौर जी को केवल इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ा कि जो उन्होंने सख्त अनुशासन के साथ, आंतरिक अनुशासन के साथ नगर निगम के वातावरण में वो जो शुद्धता लाए हैं, वो शुद्धता अधिकारी के स्तर पर भी लाए, पार्षदों के स्तर पर भी लाए। और उन्होंने शहर के अंदर एक प्रकार का संदेश दिया है कि जो जनता का पैसा है, जो जनता के टैक्स से पैसा आता है, उस पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ये हम सबका नैतिक उत्तरदायित्व बनता है। एक बात और एक अद्भुत कार्य संस्कृति विकसित करी। जिस काम को कैलाश विजयवर्गीय ने आगे बढ़ाया, जिस काम को डॉक्टर उमा शशि शर्मा जी ने आगे बढ़ाया, हर महापौर की अपनी एक वर्किंग होती है। कैलाश विजयवर्गीय जी महापौर थे, उन्होंने इंदौर शहर की आधारभूत संरचना का विकास किया, उन्होंने सड़कों पर फोकस किया, ध्यान दिया। डॉक्टर उमा शशि शर्मा जी आई, उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय जी के जो शेष बचे हुए काम थे उनको आगे बढ़ाया। उनकी अपनी एक नई कार्य संस्कृति की, इंदौर शहर ग्रीन शहर बना, ग्रीन सिटी, नीम सिटी। उन्होंने हरियाली लाई इंदौर शहर के अंदर। आज मेरी रेल से मैं लौट रहा था, दिल्ली से 2-3 लोग मित्र थे, आम नागरिक, मेरी बात हुई, वे डॉक्टर उमा शशि शर्मा की तारीफ कर रहे थे, बोले वो बहुत अच्छा कंसेप्ट लाई थी उद्यानों का। तो डॉक्टर उमा शशि शर्मा जी ने पर्यावरण की तरफ विशेष करके ध्यान दिया। जी ने क्या? कैलाश विजयवर्गीय जी ने बुनियादी ढांचा विकसित करा। और ये जो दोनों महापौर जी के काम थे अधूरे रह गए और उसको महापौर जी ने आगे बढ़ाया। आज आप देखें दिलीप शर्मा पार्षद हो, मैं एक एक पार्षद का नाम नहीं लूंगा, इंदौर शहर के चाहे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हो या कांग्रेस के पार्षद हो, महापौर मोगे जी ने एक नई कार्य संस्कृति विकसित करी कि कांग्रेस के पार्षद हो या महापौर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हो, पक्षपात से परे होकर, भेदभाव से अलग हटकर, समान दृष्टि के साथ दोनों पार्टियों के पार्षदों क्या काम करा, अद्भुत काम करा। आज भी आप इंदौर जाके देखेंगे, एक अंतिम है जो आप जैसे आप मैं बता सकता हूँ, आप बताइए, दिनेश पांडे जी हमारे पार्षद हैं, जो इंदौर क्षेत्र आपका भी देखा होगा, अपने ही वार्ड में गंदगी की समस्या को लेकर कचरे के ढेर पर कांग्रेस के नहीं, दिनेश पांडे जी ने अभी महापौर जी के इस्तीफे। आप सहमत हैं क्या इन सब बातों से? मैं जीतू भाई को बोलने का मौका दूंगा, एक आधे मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। जो आपने कहा कि महापौर मोगे जी का क्या वैशिष्ट था, महापौर मोगे जी का वैशिष्ट ये था कि वो नगर निगम में एक अद्भुत अनुशासन लेकर आए। उन्होंने जनता के लिए, और इंदौर शहर, आज आप इंदौर शहर के किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, आपको निरंतर कार्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे पूर्व के भी 2 महापौर रहे और वर्तमान के भी जो माननीय महापौर मोगे जी हैं, इन तीनों ने एक अद्भुत कार्य संस्कृति का निर्माण करा है और इसलिए ये तीनों धन्यवाद के पात्र हैं। और जहां तक मोगे जी का इस्तीफे का प्रश्न है, बड़ा परिवार है, छोटी मोटी खटपट चलती रहती है, ये कोई बहुत ज्यादा गंभीर विषय नहीं है। उसका पटाक्षेप भी तत्काल हो गया है और बहुत ही पारिवारिक वातावरण और आत्मिक वातावरण। बड़ा घटनाक्रम इसलिए है कि उसके ठीक दूसरे दिन
सीएम शिवराज सिंह चौहान भी महापौर निवास जाते हैं। अरे और शिवराज कहते हैं कि मैं चाय पीने आया था। कृष्ण मुरारी मोघे जी उस महेंद्र भैया के अविभाजित मध्य प्रदेश में 320 विधानसभाओं पे टिकट वितरण करते थे। उस कद के नेता को इस्तीफा देना पड़े ऐसी नौबत नहीं होता है पार्टी में कई बार ऐसा होता है। पार्टी एक बड़ा परिवार है। कई बार हमारे पिता नाराज हो जाते हैं, हमारी माता नाराज हो जाती है, हम सब परिवार के बच्चे उनको मिले के मनाते हैं कि हमसे गलती हुई। जाना भी तो एक बहुत बड़ा सवाल जी खड़ा करता है। जिम्मेदारी से दूर जाना नहीं, जिम्मेदारी से दूर महापौर जी जिम्मेदारी से दूर जाने वाले व्यक्ति है ही नहीं। वे राष्ट्र जीवन को समर्पित व्यक्ति हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि से आए हैं, विभाग प्रचारक जैसे महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन करके आए हैं। ऐसा व्यक्ति ना तो कभी पलायन करेगा ना जिम्मेदारी से जाएगा। उन्होंने उसी समय यह स्पष्ट करा था कि मैं मूल्य आधारित राजनीति में विश्वास करता हूं, इसलिए मुझे यह कदम उठाना पड़ रहा है। आप उनकी सकारात्मकता का पक्ष भी देखिए। जीतू पटवारी जी, क्या लगता है जिस तरह से उमेश शर्मा जी ने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय ने महापौर के अपने कार्यकाल में इंदौर को सड़कें दी, डॉक्टर उमाशंकर शर्मा ने बतौर महापौर इंदौर को हरियाली का संदेश दिया, आखिर कृष्ण मुरारी मोघे जी ने क्या कुछ दिया इंदौर को? हमारे भाई उमेश अच्छे डिबेटर है, कई लोग जानते हैं, मेरे से उम्र में बड़े हैं। बहुत अच्छा इन्होंने पिछले 7 मिनट 8 मिनट में महापौर गाथा जो गाई, वो तो इंदौर शहर पूरा देख रहा है। इनकी वार्ड का पार्षद कचरे पे ढेर पे बैठा, इन्हीं के सारे जितने भी MIC के सदस्य वो नाराज हुए। कई बार इनकी भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी मीटिंगों में पार्षद नाराज हुए। कई बार कांग्रेस का तो अपना, चलो हम विपक्ष के लोग हैं, हम अपना पक्ष रखते हैं। हम अभी भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्री, उसी विभाग का मंत्री, उसने कहा आप कमीशन लेते हो। अब आप कहते हो उसको कि भी जो घुमा फिरा के बात मैंने ऐसा है, उमेश जी अभी बोले, मैं चुप रहा। बात करने के लिए हम बैठे हैं। हमारा अपना शहर है, मेरा भी महापौर है, मेरे भी दायित्व बनते हैं उनके प्रति। मेरा तो ये अनुरोध था, महापौर जी अगर राष्ट्रीय परिवेश स्वयंसेवक के इतने अच्छे दायित्व को सौंप कर या निभा कर आए हैं, तो उनके अपने को अपनी बात पे मजबूत रहना था। वो जिस तरीके से इस्तीफा दिया, फिर लिया, फिर नाटक किया, मैंने पहले ही बात में कहा ये सब था राज कमीशन का, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। ये पैसे का लेन देन, कौन कितना लेगा, कौन किसको देगा, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वही आपस में ही जो वक्तव्य आए अखबार में, मीडिया में, उस तरीके से। आप, मैंने पहले कहा उमेश जी से, चलो मेरे 2 सवाल हैं। आप बताओ कि क्या कचरे के ढेर पे आपका पार्षद नहीं बैठा इन्हीं महापौर के राज में? मेरे को एक और सवाल, बात छोटी छोटी है। महापौर का कोई राष्ट्रीय स्तर की नीतियां बनाने का काम नहीं है। जब महापौर की और पार्षद की बात आती है तो गडर नाली, सड़क और सीवरेज की बात करनी पड़ेगी। पूरा इंदौर आज 90% इंदौर में सीवरेज की समस्या आ रही है। नहीं, आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप सुनो मेरी, अरे यार उमेश जी पूरी बात सुनो, आपकी हमने पूरी बात सुनी है। मेरे को एक बात बताओ कि जिस तरीके से नर्मदा का 3य चरण आया, इतना 630 करोड़ रुपया उस पर खर्च हुआ शासन का, इस देश की जनता का गाड़ी कमाई का पैसा था। क्या 630 करोड़ 3य चरण आने के बाद कितने सपने दिखाए गए थे, किस तरीके की बातें हुई थी, उतना पानी मिल रहा है शहर को? आपने टैंकर हटाने की बात कही, मितव्ययिता की बात कही। ऐसी मितव्ययिता किस काम की कि जिन लोगों की सेवा के लिए हम बैठे हैं, मतलब इसके पहले ये महापौर थी, ये फिजूल खर्ची कर रही थी या कैलाश विजयवर्गीय फिजूल खर्ची कर रहे थे? बात, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आपकी कार्यप्रणाली कैसी है और कार्यप्रणाली के पीछे आपका भाव क्या है। दोनों चीज़ों में महापौर जी कहीं न कहीं दोषी नजर आते हैं। और ये बात जीतू पटवारी या कांग्रेस का वर्कर नहीं कह रहा है, या और कोई आम नागरिक, आपकी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जो 3 बार से मंत्री है, महापौर रहे हैं, वो महापौर अगर इतना अच्छा नगर निगम का काम जानते हैं तो उनको ये भी पता है कि पैसा कहाँ से बचता है, कमीशन कहाँ से लेता है, इनको भी सब मैडम को पता होगा। मैं जिस तरीके से कहना चाहता हूँ, कुछ किसी न किसी प्रकार का पर्दे के पीछे कोई बड़ा खेल था। ये पूरा जाल जो बुना गया सिर्फ राज है, सिर्फ कमीशन का, एक नारे के साथ इसको खत्म करता। उमेश जी, आप 2 सवालों के जवाब दे रहे हैं जो जीतू जी ने पूछे। मैं दोनों सवालों के जवाब देता हूँ। एक तो उन्होंने कहा कि कचरे के ढेर पे आपके पार्षद बैठे कि नहीं बैठे। दिनेश पांडे तो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, ये तो सर्वविदित है। कचरे के ढेर के बैठने का कारण मैंने तो जीतू भाई के प्रश्न पूछने से पहले बता दिया कि A to Z कंपनी को जो ठेका दिया गया था, तो वो गलत दिया गया। हाँ, तो उसकी समीक्षा हो रही है। A to Z कंपनी का ठेका निरस्त किया जाएगा। माननीय महापौर जी ने कहा, मैंने आप जब कह रहे थे बीच में बोला ही नहीं।
तो एक तो ये बात है। दूसरा, नर्मदा का जो तीसरा चरण लाया गया है, नर्मदा का तीसरा चरण लाने के बाद पानी की टंकियां नई बनाई गई हैं, पानी की टंकियों को भरने का और काम करने का सारा काम संधारण के साथ हो रहा है। दूसरी बात, तीसरा जो सीवरेज वाला बात बताया, डॉक्टर उमा शशि शर्मा हमारे साथ पूर्व महापौर बैठी है, नर्मदा के तीसरे चरण का काम उनके समय शुरू हुआ था। तकनीकी विषय है, मैं संगठन का कार्यकर्ता हूं और वो बेहद अच्छे से नर्मदा के तीसरे चरण को भी समझा पाएंगे। सीवरेज प्लांट के लिए भी बहुत उन्होंने दिल्ली तक भागा दौड़ी करी है, बहुत सारा पैसा लेके आई है। तो तकनीकी विषय जो है वो डॉक्टर उमा शशि शर्मा बहुत अच्छे से बता पाएंगी। एक बात जो जीतू भाई आपने कही है कि महापौर का काम कोई बहुत राष्ट्रीय नीतियां बनाने का नहीं होता है, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। पर इंदौर शहर में मैंने बार बार कहा कि कृष्ण मुरारी मोघे जी ने, मुझे आप बताएं, कांग्रेस तो प्रतिपक्ष में बैठी थी, क्या इंदौर शहर की जनता के प्रति विपक्ष के नाते कोई उत्तरदायित्व नहीं था? आपको लगता था कि महापौर का काम ठीक नहीं हो रहा है तो कितनी बार कांग्रेस ने जाके वहां पर घेराव करके बैठ गई कि गर्मी के अंदर अगर आपको लगता है कि पानी का संकट हो गया और नर्मदा का तीसरा चरण आने के बाद पानी नहीं मिल रहा है तो कांग्रेसियों का पानी उतर गया था क्या? वो नेता प्रतिपक्ष अभय वर्मा क्या कर रहे थे? आपके पार्षद क्या कर रहे थे? एक बार भी जाके क्या महापौर के निवास में मटके फोड़ने का काम करेगा? इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि इस प्रकार का कोई भी संकट इंदौर शहर में नहीं था। पूरा विपक्ष बौना होकर बैठा रहा, महापौर जी के घुटने तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि महापौर कृष्ण मुरारी मोघे जी ने इस प्रतिबद्धता के साथ पूरे काम का निर्वहन करा कि चाहे हाउस के अंदर हो या हाउस के बाहर मैदान में हो, विधायक नाराज क्यों हुए? विधायकों की नाराजगी, अधिकारी जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर, वो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने करा था। ये आपके लिए कोई उपलब्धि का विषय नहीं है, ये आपके लिए चिंता का और शर्म का विषय। कांग्रेस का पूरा जो पार्षद दल है, ऐसा है, जहां तक प्रश्न है उमेश जी कि कांग्रेस पार्टी का कहीं अक्षम नजर आई विपक्ष की भूमिका निभाने में, ये बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हो सकता हूँ। जब भी तो हम आ रहे हैं, स्वीकार करते हैं। आज जिस तरीके से कुछ हम में कमियां होगी तभी हमारे में, इस मामले में कभी साफ गोई से अपनी बात रखता हूँ, पर बात में हमारी कमी के कारण आप बच जाओगे ये भी नहीं है। मेरा ये अनुरोध है आपसे, नहीं बात ये नहीं है, मेरा आत्मचिंतन के दौर से गुजरने का मतलब विषय आपका भारतीय जनता पार्टी या महापौर या आदरणीय मंत्री जी का नहीं है, विषय है शहर की जनता का। और विषय है इस जनता ने जिस तरीके से आप लोगों को चुना, जिस तरीके से अपने गाड़े पसीने खून की कमाई को आप लोगों को सौंपा, और उस तरीके को जितना आप लोगों ने जेएनयूआरएम में 2700 करोड़ रुपया है, उसका कितना हिस्सा इस शहर के विकास में और कितना कमीशन में लगा, इसका प्रश्न मैंने अलग अलग करके मैं पूछ रहा हूँ। जहां तक प्रश्न है इस बात का कि आपने नर्मदा की, मैं इनकी तकनीकी बात को भी सुनूंगा, पर तकनीकी बात से पहले 300 करोड़ रुपए का बहुत बड़ा बवंडर नर्मदा के तृतीय चरण में हुआ है। एक एक चीज फिजिकल वेरिफिकेशन के साथ निकलवाऊंगा। कोर्ट में तो जाना अपनी जगह है ही, पर उसके साथ साथ विधानसभा में इस सत्र में उसका बहुत बड़ा मुद्दा निकल के आएगा कि 630 करोड़ रुपया इस नगर निगम में 300 करोड़ रुपए का घपला हुआ है उसमें से। बिल्कुल। तो मेरा टंकियां कितनी बनी, पानी की लाइन कितनी बिठी, पानी में कितने पाइप डलने थे, कितने डले। कोई कांग्रेसी तो इतना चैतन्य है कि जो विपक्ष में भूमिका, आप मुझे बड़ा अच्छा लगा कि किसी कांग्रेसी के भीतर तो कुव्वत और जिदारी बची है कि वो कोर्ट में जाने की बात कर रहा है। बात विषय मेरी जिदारी का विषय पे बात नहीं हो रही है, कांग्रेस की जिदारी के विषय के बात नहीं हो रही है, बात हो रही है उमेश जी महापौर के कार्ड में बात हो रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये सामने तरीके से लोगों को काटते हैं, जो सामने बैठता है उसको लगता है कि कमीशन की बात है, परंतु मैं आज ये बात चली है तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे भाई जीतू पटवारी जी ने ये बात उठाई कि ये जो नर्मदा का तृतीय चरण आया, इतने रुपए का था, इतना घपला हुआ, इतना ये हुआ। उसमें मैं बहुत अच्छी बात बोलना चाहूंगी कि जिस दिन हमने इसको टेंडर उठाए थे और टेंडर उठाने के बाद ये कम से कम 3 से 4 साल का समय लगा पानी आते आते तक, और ज्यादा लग गया। परंतु जब हमने टेंडर उठाए थे उस समय जो लोहे का और सीमेंट का भाव होता था उस हिसाब से वो टेंडर उठे थे, क्योंकि ये ऐसी प्रक्रिया होती है कि केवल यही नहीं देखी जाती, इसको स्पेशलिस्ट भी देखते हैं और ये भोपाल तक जाती है। और सारी प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद और जहां से पैसा एडीबी लोन मिलता है वहां तक ये सब बात देखी जाती है कि हमने जो टेंडर उठाया वो सही है या नहीं है। उसके बाद जब टेंडर उठा वो उस समय के रेट से उठा था जिस समय लोहे का और सीमेंट का भाव जो
था, उसके बाद धीरे 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 आगे आते गए और कॉन्ट्रैक्टर को वो अपना जो प्रोजेक्ट था वो महंगा लगने लगा। 6 महीने तक वो कमीशन के कारण 6 महीने तक क्यों लगने लगा? वो मतलब बंद हो अरे गया। भैया समय टाइम पे क्यों नहीं पूरा हुआ? टाइमिंग वर्किंग होती है कि नहीं टेंडर में? ये सब बातें कहीं महापौर जी, मेरा सवाल है, अपन टेंडर जब जारी करते हैं तो उसमें टाइम बॉन्डिंग वर्किंग कुछ होता है कि नहीं, कितने समय में काम? 3 साल रहा, परंतु ये कह के थोड़ी आता है कांग्रेस के राज्य में हर दिन सीमेंट और लोहा बढ़ता था। क्या बात कर रहे हो? और हर अच्छा पेट्रोल और डीजल बढ़ता था। अच्छा दूसरा चलो तो कोई बात नहीं, आप ठेकेदारों के साथ हो जाएंगे। जब महंगाई बढ़ेगी तो मैडम ठेकेदारों के साथ। क्या लगता है अफसर भी कहीं ना कहीं बेलगाम हो गए हैं वर्तमान में जो नगर निगम है जिस तरह से अफसरों को जहाँ तक सवाल है कि ये मतलब जो प्रोजेक्ट दिया जाता है, जो वर्क दिया जाता है वो समय पे हो, इस बात का उनको ध्यान रखना चाहिए। टारगेट दिया जाता है। बाकी जहाँ तक कमीशन का बात है, ऐसा कोई वो नहीं है कि कमीशन। अच्छा मेरे को एक सवाल का उत्तर ईमानदारी से जीतू जी आपके सवाल पर भी आएंगे, लेकिन जरा पहले उनका पूरा वक्तव्य सुन लेते हैं। क्या लगता है उमा शशि शर्मा जी, जिस तरह से मंत्री जी ने जो बैठक बुलाई उसमें अफसरों को पहले लताड़ लगाई, उसके ठीक बाद जो है ताई यानी कि इंदौर की 8 बार की सांसद सुमित्रा महाजन से मिलने तमाम विधायक जाते हैं और वहां पर उस गोपनीय गुप्त बैठक में भी कहीं ना कहीं इंदौर के विकास से जुड़े तमाम मसलों पर बातचीत होती है ताकि आने वाले नगरीय निकाय चुनावों की कहीं ना कहीं समीक्षा की जा सके। फिर मंत्री जी का बयान, उसके बाद मोघे जी का इस्तीफा। तो क्या लगता है आपको कहीं ना कहीं पूरे घटनाक्रम में बहुत सी नाकामियां भी छुपी हैं? ऐसा हुआ था कि ताई को बहुत दिन पहले पता लग गया था, पार्टी से वो हो गया था कि आप इसकी पे स्पीकर बनने वाली हैं। तो उसके पहले ताई ने सोचा कि मेरे पास समय है काफी, अभी जब तक मैं दिल्ली जाऊंगी और ये करूंगी तब उसके पहले मैं शहर के विकास के लिए अपने विधायकों को लेकर बैठ जाऊं। तो उन्होंने अपने जनप्रतिनिधियों को लेकर बैठी और बैठने के बाद उन्होंने उनसे चर्चा की कि हमें क्या क्या करना चाहिए। तो सबने अपनी अपनी बात रखी। उसके बाद जब ये सब हो गया तब उन्होंने कहा कि अपन महापौर जी के साथ बैठ लेते हैं, मंत्री जी के साथ बैठ लेते हैं। तो फिर मंत्री जी के साथ और महापौर जी के साथ भी हमारे विधायक, हमारे जनप्रतिनिधि सब बैठे और उनसे चर्चा की गई कि भाई हमें आगे क्या करना है। तो निश्चित ही कि जब मतलब सामने अधिकारी और कर्मचारी ये सब लोग बैठते हैं तो उनके सामने ये बात करें कि भाई तुम की समय सीमा रखिए, काम करने की समय सीमा होना चाहिए, ये हमारे मंत्री जी ने उनको कहा। अब ये कहीं कमीशन की बात हमारे मंत्री जी ने किसी से कही है नहीं है। मतलब पेपर में गलत छपा, क्या कर रहे हो वहाँ पर? कमीशन की कहीं कोई चर्चा नहीं हुई बैठक में, उस बैठक में कहीं कोई कमीशन की चर्चा नहीं हुई। क्या कारण रहा? ताई और भाई भी अगर इस वक्तव्य से आहत क्यों हुए? चलिए उमेश शर्मा जी आपसे जानते। अच्छा मेरा एक सवाल है, उमेश शर्मा जी से एक सवाल करें, क्या ताई और भाई से भी आहत थे साहब? कहीं यही एक कारण भी तो नहीं था? क्या लगता है आपको उमेश शर्मा जी संगठन के नेता होने के नाते? ना तो साहब कोई ताई से आहत है ना कोई भाई से आहत है। परिवार के बड़ों को तो प्रसन्नता होती है कि अगर आपस में सब लोग एक सहमति के भाव के साथ काम करें तो परिवार का कोई भी मुखिया होता है। मोघे जी भी हमारे परिवार के मुखिया हैं, अग्रगण्य नेता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। तो उनके लिए तो परम प्रसन्नता का विषय है कि पार्टी में सामंजस्य का वातावरण बना हुआ है, समन्वय के साथ और सौहार्द के साथ, सद्भाव के साथ सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं। तो इसको लेकर आहत होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है महेंद्र भाई। ये तो एक बनाया हुआ प्रश्न है कि इस प्रकार से ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये तो सब फालतू की बातें हैं। एक बहुत विशुद्ध भावना के साथ बैठक आयोजित करी गई थी, प्राधिकरण को बुलाया गया था, नगर निगम को बुलाया गया था। मैं जीतू भाई की बात से सहमत हूं कि आपको भी विधायक के नाते बुलाया जाना चाहिए। आगे मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन के माध्यम से भी आग्रह करूंगा कि इस प्रकार की कोई बैठक अगर होती है तो वो शहर के एकमात्र विपक्ष के विधायक है, उनको निश्चित रूप से बुलाया जाना चाहिए। वे भी एक विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर इसलिए मैं बड़ा शुभ हुआ। पहले तो ताई की भी बात निकली, हम सबको गर्व आपको दोनों ही बैठकों में न्योता नहीं दिया गया। बहुत गर्व है मुझे इस बात पे कि हमारे शहर की हमारी सांसद हमारी ताई इस देश की संसद की सुप्रीमो बनी। जिस तरीके से उन्होंने गौरव बढ़ाया है इंदौर का, मैं पूरे इंदौर वासियों को बधाई देता हूँ, सारे दलों को बधाई देता हूँ और ताई को बधाई देता हूँ। पर ताई की उस बात से मैं बड़ा थोड़ी देर के लिए बड़ा शॉक था, क्योंकि उनका नेचर नहीं है ऐसा कि मुझे उन्होंने सब विधायकों को विकास की बात करने के लिए बुलाया और मुझे ही क्यों नहीं बुलाया। पर मैं उस समय मेरी गलती थी, मैं जब वो बैठक के जो मूल निर्णय निकले बाद में और अखबार और लोगों के मेरे सूत्रों के जरिए मुझे पता चले, तो उसमें विकास कम
और अंदरूनी झगड़ा ज्यादा था इसलिए मुझे नहीं बुलाया, तो ठीक है वो संगठन के हिसाब से हुआ होगा। और कांग्रेस के विधायक को मंत्री जी ने इसलिए नहीं बुलाया कि कमीशन और एक दूसरे का लेन देन की बात थी। कोई बात नहीं, मैं इस बात से वो सही थे नहीं, पहले उसकी जताई, मैंने नाराजगी पर वो मेरी गलती थी, वो तो ये अंदरूनी मामले हैं। अब कमीशन की बात हो वहाँ मेरी क्या काम, कोई बात नहीं होता है। पर मैं कि जो एक बहू होती है ना, वो सास का हाथ पकड़ के छाती पे मारती है और फिर बोलती है कि देखो बूढ़ी धक्का दे रही है। आपका कहना स्वाभाविक, ऐसा नहीं था। पहली जो बैठक हुई थी वो विशुद्ध रूप से ताई ने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को बुलाया था, हमारे परिवार के, उनके निवास पे जिनको बुलाया या जहां भी बुलाया, तो वो भारतीय जनता पार्टी के परिवार के लोगों को बिठाया। तो वो कोई शासकीय, अशासकीय या प्रशासकीय बैठक नहीं थी। तो हमने अपने परिवार की एक बैठक बुलाई, हमारी पार्टी के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है, नगर अध्यक्ष, उनको ताई ने बुलाया, चाय पे बुलाया। तो उसमें जीतू भाई को नहीं बुलाया गया, वो स्वाभाविक था कि वो संभव भी नहीं था, बुलाया भी नहीं जा सकता था। दूसरी जो बैठक रेसिडेंसी कोठी पे हुई थी वो विशुद्ध रूप से बैठक, शासकीय बैठक कही जा सकती है, उसमें रखा गया, उसमें बुलाया जाना चाहिए था। और इस वजह से नहीं बुलाया कि आप आएंगे और कमीशन की बात करेंगे। तो कांग्रेस के बारे में लोगों को बहुत पहले से मालूम है कि कांग्रेस में कमी होती नहीं होती तो वो हारती क्यों, उस बात पे तो आना ही मत। ये साफ गोई से मैं स्वीकार करता हूँ, कुछ कमी थी जब हम हारे। आप वो विषय में तो अच्छा चलो, आप ये एक मेरे से आपसे सवाल है, आप कभी पार्षद रहे? नहीं, मैं आपकी बात एक मैं जो सवाल है मेरा, आप पार्षद रहे, मैं भी पार्षद नहीं रहा, कभी मैं पार्षद नहीं बन पाया। तो नगर निगम की कार्य प्रणाली को हम उतने अच्छे से नहीं बता पाएंगे जितने अच्छे से महापौर जी बताएगी। मैं उनको सवाल है मेरा। लेकिन जीतू पटवारी जी, आपको नहीं बुलाना भी एक सवाल अब बन गया है यहाँ पर, क्योंकि साहब की नाराजगी में आपका भी सीन कहीं ना कहीं दिखाई देने लगा। कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा किया इन्होंने शहर के विकास में, अगर एक विधायक नहीं भी रहेगा शायद राहू की जनता इससे अलग थी, पर कोई बात नहीं। मेरा आपसे सवाल ईमानदारी से मैं, जीतू जी आपने बहुत सारे सवाल कर लिए, जरा सवाल करने का पेशा मेरा, इसलिए मैं सवाल कर लेता हूं। पूर्व महापौर डॉक्टर उमाशंकर शर्मा जी से सवाल है, क्या लगता है आप महापौर की कुर्सी पर विराजमान रही, जिस तरह से जो साहब का घटनाक्रम रहा है, जो कहा जाए कि जो 5 जून की जो तारीख थी, 8 घंटे तक रूठने मनाने का दौर चला और महापौर निवास ऐसा लगा जैसे प्रदेश का सचिवालय बन गया। उस महापौर निवास में ही देश की संसद यानी कि लोकसभा की अब अध्यक्ष बनी सुमित्रा महाजन जी का फोन आता है, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का फोन आता है, संगठन मंत्री अरविंद मेनन जी का फोन आता है, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर का फोन आता है, और न जाने कितने बड़े नेताओं के फोन आते हैं कि आखिर मान जाइए मोगे साहब। क्या लगता है उनकी इस नाराजगी का कितना खामियाजा पार्टी को आने वाले नगर निगम चुनाव में भी भुगतना पड़ सकता है? नहीं, उन्होंने जिस तरह मैंने भी आपको बताया कि क्यों दिया, और उसके बाद पार्टी को भी ये लगा कि भाई इतने बड़े जो सब लोगों को अपनी राय देने वाले और सबको समझाने वाले, और उनके साथ ये सब कुछ हुआ, तो कहीं बहुत उनको अंदर परेशानी है। किस तरह की परेशानी है? यही परेशानी थी कि मतलब उनको लगा कि मैं कहीं ऐसा तो नहीं लगता है कि जनता ये कहती हो या मतलब विधायक ये कह रहे हैं कि मैं विकास नहीं कर पा रहा हूँ, जबकि मैंने इतना विकास किया है। तो इस बात को लेके उनको अंदर से लगा, तो उन्होंने दिया एक उनका एक तत्काल निर्णय कई बात हो जाते हैं, और वो लिया। और उसके बाद पार्टी के सब लोगों का ये था कि भाई आप इतने वरिष्ठ हैं, आप इतने, हम लोग अगर गलती करते हैं तो आप समझाते हैं, तो आपको भी ये नहीं करना चाहिए। उमेश शर्मा जी, आपकी पूरी बात को डिनाई कर दिया यहाँ पर पूर्व महापौर डॉक्टर उमाशंकर शर्मा ने। क्या लगता है, आप कह रहे थे कि ये तो बड़प्पन था, संगठन का फैसला था, ऐसी नाराजगी वाली बात नहीं थी, लेकिन यहाँ पर उमाशंकर शर्मा जी ने साफ कहा विधायकों की भी नाराजगी थी और कहीं ना कहीं मलाल था कि काम पूरा नहीं हो पाया। विधायक जो डॉक्टर उमाशंकर शर्मा कह रही है उस बात से मैं असहमत नहीं। डॉक्टर उमाशंकर शर्मा जी भी वही बात कर रही है कि विधायकों की भी जो नाराजगी थी वो अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर थी, वहां तक महापौर जी से भी थी, महापौर जी की नाराजगी साफ हो रही, अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर। तो सवाल चलिए, कांग्रेस के विधायक जीतू पटवारी जी, सवाल नहीं, आप जवाब मेरा जवाब तो इतना ही है, सवाल ही है। मैं तो महापौर जी से निवेदन करना, ईमानदारी से बताना, कभी कभी दिल से ईमानदार होके बोलना चाहिए। और आज वो कसम खाओ कि बोलोगे, आप जनता बताओ महापौर को कितना कमीशन मिलता है नगर निगम में? बिल्कुल नहीं मिलता है। और कसम खा के बोल रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आप इस प्रकार की विचारधाराएं ये कांग्रेस की, मेरा यही कहना है, मेरा यही सवाल मूल पे जाने जनता को संबोधित करिए। इस तरीके से महापौर जी को मैंने पहले वाक्य में अपनी बात खत्म की, पूरा घटनाक्रम
जो हुआ इस शहर के लिए शर्मनाक है, पर जो हुआ वो सब कमीशन का राज है। उमेश शर्मा जी, क्या ये सवाल जायज था कांग्रेस के विधायक का? नहीं, कोई झगड़ा कमीशन का नहीं था। झगड़ा एक मिशन का है और वो मिशन इंदौर शहर की जनता के विकास का मिशन है। उसको लेकर मंत्री जी बैठक बुलाते हैं, उसको लेकर प्राधिकरण को बुलाया जाता है, उसको लेकर प्रशासनिक अमला आता है। फिर पानी की समस्या को लेके बात क्यों नहीं हुई? सारी बात वहाँ पर ड्रेनेज चौक है, गली मोहल्लों में, उसमें लेके बात क्यों नहीं हुई? उसमें अतिक्रमण है आधे रास्तों पे, उसमें लेके बात क्यों नहीं हुई? उसमें बात, इस बात को लेकर मीडिया और उसमें क्या, जिस मीटिंग में सिर्फ कमीशन की बात हुई हो और वहाँ पर विकास को लेकर कोई बात नहीं हुई हो, और आप मिशन नहीं, कमीशन की बात नहीं, मिशन की है, आप बना के बात करने में तो मास्टर ही है आप लोगों की। आप कभी कभी सही तरीके से सही बात जनता के हित के लिए करने की आदत डालो अपने आप में। ये बात कहना, मैंने महापौर जी से पूछा कमीशन महापौर का क्या रहता है, बता नहीं पा रहे। मेरा अगर गलत अल्फाजों को झूठे अंदाज में बोला जाए तो शायद वो सच नहीं होते। मनमोहन सिंह को मिलता था, कोई कमीशन रहता है। जनता देख रही है और सुन रही है किस तरह से जनप्रतिनिधियों का रवैया जो है टेलीविजन स्क्रीन पर भी दिखाई देने लगा। वही रहता है जो पार्षद के नाते, महापौर के नाते इनको मिलता था। बात विषय ये नहीं है, विषय गंभीरता की है। कमीशन की बात नहीं है। यहाँ कमीशन नेता प्रतिपक्ष को कौन सा कमीशन मिला जो मुंह में मसूर डाल के बैठा? जोर से बोला जाने वाला झूठ सत्य कतई नहीं हो सकता। हमारे जनप्रतिनिधियों को भी शायद यही पाठ पढ़ाने की जरूरत है कि जोर से न बोले, जनता की बात बोले, जनता की आवाज उठाएं। सीधे तौर पर कमीशन का भी सवाल उठा है और सीधे तौर पर जो बैठक मंत्री जी ने बुलाई थी उसके बाद बड़ा एक बखेड़ा खड़ा हुआ है। आखिर साहब के इस्तीफे के पीछे के कारण क्या थे और भी क्या कुछ अंदरूनी बातें हैं और क्या पीछे पर्दे के पीछे का सच है, उसकी भी सर्जरी करेंगे। फिलहाल बारी एक छोटे से अंतराल की, फिर हाजिर होते हैं न्यूज ऑफ द डे के फोरम पर और बात को आगे बढ़ाते हैं कि साहब को आखिर किस किस ने सॉरी कहा और आखिर क्यों। आप बने रहिएगा सिटी न्यूज के साथ। साला मैं तो साहब बन गया, अरे साला मैं तो साहब बन गया, ए साहब बन के कैसा तन गया। ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का। साला मैं तो साहब बन गया, ए साहब बन के कैसा तन गया। ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का। नगर निगम के गलियारों में गूंजने वाली तमाम चर्चाओं के पीछे का आखिर सच क्या है और जिस तरह से मोघे जी ने इस्तीफा दिया, उनके इस्तीफे के पीछे की अटकलों की सर्जरी हमने यहाँ पर की। आगे आने वाले नगरीय निकाय चुनाव पर इस इस्तीफे की ड्रामे का क्या असर होने वाला है और द ग्रेट इंदौरी पॉलिटिकल ड्रामा किस तरह से अब राजनीतिक दलों के लिए भी एक सबक बन गया है, इस पर भी बात करेंगे और बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अंतराल पर जाने से पहले गर्मा गर्म बहस यहाँ पर छिड़ चुकी थी। कमीशन की भी बात हुई, महापौर जी की निष्क्रियता की भी बात हुई, शहर की बुनियादी समस्याओं की भी बात हुई। आगे जरा बढ़ते हैं और पूर्व महापौर डॉक्टर उमाशंकर शर्मा से उनका वक्तव्य जानते हैं कि आगे आने वाले नगर निगम चुनाव कितनी बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए और साहब के इस कदम के बाद कितना नफा नुकसान वो राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए देखती हैं। डॉक्टर उमाशंकर शर्मा, देखिए, शहर में अभी आप 2 चुनाव देख चुके हैं और पहला आप विधानसभा देख चुके हैं, आप उसके बाद लोकसभा देख चुके हैं और आपने ये भी देखा है कि जनता ने कहाँ अपना मत डाला है। ये मत विकास का मत है, जनता की को काम दिखा शहर के अंदर और आज जो नगर निगम में काम हुए हैं उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है कि जनता उससे संतुष्ट है, उसी कारण उन्होंने वोट डाला है। तो मैं आने वाले चुनाव में, जो कि अब तो 85 वार्ड हो गए हैं, उसमें बहुत सारा हमारा गांव का भी हिस्सा जुड़ गया है और नए तरीके से परिसीमन होकर और आज हम मैदान में जा रहे हैं। 4 महीने बाद नगर निगम के चुनाव में निश्चित हम 2 बार से जिस तरह मेजोरिटी ला रहे थे, 2/3 मेजोरिटी में आ रहे थे, उससे ज्यादा हम मेजोरिटी लाकर और नगर निगम में चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस के विधायक जीतू पटवारी जी, क्या आकलन है आपका? साहब के इस इस्तीफे का कुछ फायदा कांग्रेस को कहीं मिलता दिखाई दे रहा है? क्योंकि जिस तरह से जो संदेश गया है, भारतीय जनता पार्टी परंपराओं की बात करती है, अनुशासन की बात करती है, लेकिन महापौर अगर 4.5 साल में अपना इस्तीफा सौंप दे और कारण कुछ इस तरह के हों कि जो सुर्खियां बन जाए, क्या लगता है आपको? नहीं, देखो भैया, एक आप राजनीति अपनी जगह हो सकती है, नगर निगम अपनी जगह, महापौर किसी भी पार्टी का हो। आज जिस तरीके से शहर में पिछले 3 बार से भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने चुना और जिस तरीके से अलग अलग कारण हुए उसके,
मैं नहीं समझता हूँ कि उतनी सोच के साथ नगर का विकास हुआ। जिस शहर को अपने आप डेवलप होने की आदत है, मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ कर बड़ी कंपनी आई, बड़ी बाहर के जितने भी टाउनशिप्स आए, जितने भी IIT आई, ये ऐसी बहुत सी चीज़ें आई जिसने शहर ने अपने आप दम भरा और ये विकसित हुआ। ये ज़रूर है कि ऐसे में जितना इसका डेवलपमेंट और होना था उतना नहीं हुआ है, पर मेरा ये प्रयास रहता है कि इसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम सब मिलके करें। खैर, महापौर जी का इस्तीफा एक राजनीतिक कारण हो सकता है, इसके लाभ और हानि की बात कांग्रेस पार्टी कर सकती है, पर एक बड़ा प्रश्न इस बात को लेके निकलता है कि क्या हम सब महापौर जी को उस समय उस वक्तव्य के साथ खड़े थे? पूरी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ने कहीं कोई रोल प्ले नहीं किया इस बात को लेकर कि चलो विकास को लेकर अगर वो इस्तीफा देते तो हमें अच्छी खुशी होती। और यही बात हम जनता, और रही बात मैडम ने कही कि हम विधानसभा जीते, लोकसभा जीते, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के अलग अलग कारण होते हैं, उसके अलग अलग विषय मुद्दे उस पर आधार पर बात होती है। देश में जिस तरीके की भारतीय जनता पार्टी को पिछले 10 साल से बाहर थी, एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस की थी, ऐसे ही नगर निगम में कांग्रेस पार्टी के बजाय 15 साल से नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी है। उसका एक अपना कहीं न कहीं जनता देखती है कि बदला बिल्कुल कहीं न कहीं ये रहेगा। और दूसरी बात, कुछ बातें मैं इस बात को भी साफ गोई से स्वीकार करता हूँ, कांग्रेस पार्टी का जो पिछला चुनाव रहा, एक बार फ्री फॉर ऑल रह गया। इसके पहले जब टिकट दिए तो उसका वितरण ठीक नहीं था, कुछ कमियां थी, उसके कारण कांग्रेस अपनी गलतियों से भी हारी। ऐसा कुछ मैं नहीं समझता हूं कि, तो ये बहुत सी बातें एक साथ मिलकर इस चुनाव को अलग तरीके से, लोकसभा का अलग मुद्दा था, उसको मैं समझता हूं कि आखिरी समर्पण था सुमित्रा ताई के लिए जनता का कि बस अब तो कुछ बन जा, पर भारतीय जनता पार्टी ने उनको दिया, इस शहर को कहीं न कहीं सम्मान मिला, इसके लिए भी धन्यवाद। तो कुल मिला के इसका नगर निगम का जो काम है, 15 साल के इनके जिस तरीके के कमीशन खोरी का इन पे जितने भी आरोप लगे हैं, जिस तरीके से कहीं न कहीं समस्या 15 साल के बाद भी शहर उसी तरीके से खड़ा मिल रहा है, तो उसका कहीं न कहीं फायदा तो कांग्रेस को मिलेगा। उमेश शर्मा जी, एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर कांग्रेस कह रही है, क्या लगता है कुछ इस तरह की चीज या इस तरह के हालात आपको कहीं दिखाई दे रहे हैं? इंदौर शहर का चेहरा बदला है हमने। जिस तरह का 15 साल पहले का इंदौर था और आज 15 साल बाद का इंदौर देख लें आप। कैलाश विजयवर्गीय जी ने इंदौर नगर निगम में जिस कार्य संस्कृति की शुरुआत करी, महापौर तो इसके पहले भी बहुत सारे रहे, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जी ने आकर इंदौर शहर में एक नई कार्य संस्कृति विकसित करी है। उस कार्य संस्कृति को डॉक्टर उमा शशि शर्मा जी ने और तेज गति से आगे बढ़ाया और महापौर मोगे जी के समय भी वो सिलसिला जारी रहा। इंदौर शहर को आज आप देखें, चाहे मील क्षेत्र जैसा एरिया हो, वहाँ बड़े बड़े मॉल बढ़ गए, बड़े बड़े शोरूम बन गए हैं। पूरा मील क्षेत्र ऐसा लगाता है कि चकाचौंध इंदौर, नया इंदौर बन गया। तो इंदौर शहर में आप किस तरफ भी निकल जाएंगे, इंदौर शहर में विकास हुआ है। इंदौर शहर में नगर निगम ने विकास किया है, चौतरफा विकास हुआ है। इंदौर विकास प्राधिकरण ने विकास किया है। भारतीय जनता पार्टी की जो 10 साल से प्रदेश सरकार है, उसकी सकारात्मक नीतियों के कारण विकास हुआ है। जो बाहर की कंपनियां आई हैं, जैसा जीतू भाई ने कहा कि अपने आप वो लोग आके विकास कर रहे हैं, एक वातावरण का निर्माण करके दिया। शहर पहले भी यही था, संसाधन भी पहले भी थे, लेकिन पहले कोई आना पसंद नहीं करता था। तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों ने एक वातावरण प्रदान करा है। प्रांत की सरकार ने, प्रदेश सरकार ने 10 सालों में मदद करी, इंदौर की नगर निगम ने काम किया। एक बात जो मूल प्रश्न आपका था महेंद्र भाई कि आने वाले चुनाव में परिणाम क्या होगा। 76 तो शहरी विधानसभा क्षेत्र के वार्ड हैं, 9 ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों के वार्ड आएंगे। 9 ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों के वार्ड हम पूरे जीतेंगे। उसमें राव विधानसभा के भी जो माननीय जीतू भाई के वार्ड आ रहे हैं 3, वो भी हम जीतने वाले हैं। और 76 जो वार्ड शहरी क्षेत्रों में आ रहे हैं, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी 60-65 वार्डों में निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेगी। और हम फिर एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से इंदौर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का महापौर बनने जा रहा है। इंदौर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। उसके 2 कारण रहेंगे। पहला कारण तो ये रहेगा कि कोई भी राज्य सरकार जिसकी है, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, राज्य में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, अगर नगरीय निकाय को बहुत तेजी के साथ विकास करना है तो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की अनुकूलता ये कहना है कि अगर यहाँ दूसरी सरकार बनेगी तो वो भेदभाव करेंगे। तो मतलब आप लोग इसी विचारधारा के साथ काम करने की आप लोगों ने, मतलब आपने काल्पनिक क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं कि अगर यहाँ नगर निगम बीजेपी की नहीं बनी तो हम विकास नहीं होने देंगे? मतलब आप जनता को डराने की बात करते हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सोच परिलक्षित कर रहे हो आप, मेरे को ये नहीं कह रहा हूँ,
मैं ये कह हाँ रहा यार, था, इसलिए उमेश वोट जी, दिया। यार मैं समझता था पढ़े लिखे आदमी हो, अच्छे जवाब। चलिए, ये जोर से कही जाने वाली आवाज का नतीजा क्या होगा, ये नगर निगम चुनाव के बाद उनके नतीजे साफ कर देंगे। लेकिन फिलहाल 85 वार्ड को लेकर के जो एक समीकरण बन रहे हैं, उसे लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी प्रतिक्रिया रखी। और साहब के इस्तीफे के घटनाक्रम का क्या कुछ असर नगर निगम चुनाव पर होगा, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि शहर के प्रथम नागरिक को लेकर अब जनता की संवेदनाएं भी सामने हैं और साहब को सॉरी कहने वालों की फहरिस्त भी सामने है। इस फहरिस्त में देश के आला नेताओं से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल है। देखना होगा कि आखिर साहब के इस्तीफे को लेकर आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ परिदृश्य देखने को मिलते हैं। और 4.5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद अब आने वाले वक्त में हमारे महापौर यानी कृष्ण मुरारी मोघे का साहब अंदाज कैसे बरकरार रहता है और अगला उनका राजनीतिक कदम क्या होता है, फिलहाल जनता को तय करना होगा कि कैसे वो आने वाला महापौर अपना चुनने वाली है। और वर्तमान महापौर ने क्यों इस्तीफा दिया, उनके इस्तीफे को लेकर क्या संवेदनाएं हैं, वो ईवीएम मशीन में बटन दबाने के साथ जाहिर करने वाली है। फिलहाल तीनों ही मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करेंगे जो न्यूज ऑफ द डे के फोरम पर हमारे निवेदन पर हाजिर हुए। हमारे साथ जुड़ी थी पूर्व महापौर डॉक्टर उमाशंकर शर्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस के विधायक जीतू पटवारी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे साथ थे भारतीय जनता पार्टी के नेता उमेश शर्मा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सिटी न्यूज पर खबरों का काफिला लगातार जारी रहेगा, आप लगातार बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। नमस्कार। साला मैं तो साहब बन गया, अरे साला मैं तो साहब बन गया, ये साहब बन के कैसा तन गया। ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का। साला मैं तो साहब बन गया है? साहब बन के कैसा तन गया। ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का।